बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज चैप्टर 17 पार्ट 2 में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमसीक्यूज जिस टॉपिक के करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है नर्व इम्पल्स। हम देखेंगे इस टॉपिक में से कौन कौन से एमसीक्यूज बोर्ड के प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं या आगे आ सकते हैं। पहला एमसीक्यूज देखिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन इज, यानी जब न्यूरॉन नर्व इंपल्स को कैरी नहीं कर रहा होता तो उस वक्त मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है। इस डायग्राम को गौर से देखिए, ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, ये उसका इनसाइड है और ये आउटसाइड है, ये वाला भी। अंदर की जानब नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। ये बात ज़हन में रख लो, जब न्यूरॉन नर्व इंपल्स को कैरी नहीं कर रहा होता उस वक्त अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर की समत पॉजिटिव चार्ज होता है। उस वक्त जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है दैट इज -70 मिली वोल्ट। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा दुरुस्त हुआ? ऑप्शन सी। क्लियर? आगे देखते हैं। मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन, यानी नर्व इंपल्स कितनी स्पीड से न्यूरॉन अलोंग द न्यूरॉन मूव करती है। 100 मीटर पर सेकंड, 120 मीटर पर सेकंड, 110 मीटर पर सेकंड या 80 मीटर पर सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी किताब को गौर से देखें तो पेज 65 पर येलो बॉक्स के अंदर बताया गया है कि नॉर्मल नर्व इंपल्स की जो स्पीड है वो है 100 मीटर पर सेकंड और मैक्सिमम 120 मीटर पर सेकंड, यानी नर्व इंपल्स एक सेकंड में 120 मीटर डिस्टेंस तय कर सकती है। तो यहां पर चूंकि मैक्सिमम स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स पूछा गया है तो आपका आंसर बी दुरुस्त हुआ, 120 मीटर पर सेकंड। अगला एमसीक्यू देखते हैं। ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, पोटेशियम आयंस आर times more concentrated inside than outside, कि पोटेशियम अंदर मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पर कितने गुना ज्यादा होते हैं बाहर की निस्बत? तो 20 टाइम्स। ये बात ज़हन में रहे, जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है तो पोटेशियम बाहर की निस्बत मेम्ब्रेन के अंदर 20 टाइम्स ज्यादा होते हैं। तो ये भी याद रहे कि सोडियम अंदर की निस्बत बाहर 10 फोल्ड ज्यादा होते हैं। सोडियम बाहर ज्यादा होते हैं, पोटेशियम मेम्ब्रेन के अंदर ज्यादा होते हैं। तो ये दोनों एमसीक्यूज आपको याद होने चाहिए। अगला एमसीक्यू देखते हैं। In an action potential, permeability of sodium ion increases due to, कि जब भी कोई स्टिमुलस आता है तो नर्व न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम आयंस की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। सोडियम आयंस बाहर से अंदर की जानिब मूव करते हैं। क्यों? रिपोलराइजेशन की वजह से, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स की वजह से या एक्शन ऑफ एंजाइम की वजह से। तो ये भी आपकी किताब में क्लियरली बताया गया है कि न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट बिलीव दैट इंक्रीज्ड permeability is due to opening of specific pores which are termed as sodium gates, कि सोडियम गेट्स ओपन होते हैं जिसकी वजह से सोडियम आयंस की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हुआ? ऑप्शन बी। अगला एमसीक्यू देखिए। सोडियम गेट्स ओपन and sodium ion diffuses into the cell cause, कि जब सोडियम गेट्स ओपन होते हैं सोडियम आयन सेल के अंदर डिफ्यूज होते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, वो क्या काज करते हैं। तो ये भी आप अपनी किताब में गौर से देखिए कि जब सोडियम आयंस अंदर की जानिब डिफ्यूज करते हैं, सोडियम आयन डिफ्यूजेस इनटू सेल causing a depolarization of membrane, तो वो मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हुआ? ऑप्शन बी। तो ये अच्छे तरीके से ज़हन में रहे, जब सोडियम आयंस अंदर आते हैं तो मेम्ब्रेन के अंदर डी
पोलराइजेशन काज करते हैं। इसी तरीके से ये भी याद रहे कि जब पोटाशियम आयंस बाहर डिफ्यूज करते हैं तो वो रीपोलराइजेशन काज करते हैं। तो ये दोनों अच्छे तरीके से ज़हन में रखो। जब सोडियम अंदर आते हैं तो डीपोलराइजेशन, जब पोटाशियम आयंस बाहर डिफ्यूज करते हैं तो रीपोलराइजेशन होती है। क्लियर? अगला एमसीक्यू देखिए। अच्छा जी, इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स द इंपल्स जंप्स फ्रॉम नोड टू नोड इज कॉल्ड, कि एक्सॉन अगर माइलिनेटेड है, उसके ऊपर माइलिन शीट है, तो इंपल्सेस जंप्स करती हैं नोड टू नोड, न्यूरोफिब्रल नोड्स या नोड्स ऑफ रैनवियर पे जंप करती करती मूव करती हैं। तो ऐसी नर्व इंपल्स जो नोड टू नोड जंप करके मूव होती है, उस इंपल्स को क्या कहते हैं? ये भी आपकी किताब में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। न्यूरॉन्स द इंपल्स जंप फ्रॉम नोड टू नोड, यानी नोड्स ऑफ रैनवियर पर, और इसे साल्टेटरी इंपल्स बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हुआ? ऑप्शन ए। यही क्वेश्चन आपके एंट्री टेस्ट में 2 मरतबा पूछा गया है, 2015 में भी और 2018 में भी, कि कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स फ्रॉम नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स इज थ्रू। तो इसका ऑप्शन भी साल्टेटरी इंपल्स है। तो देख लें कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कि साहिवाल बोर्ड में भी आ चुका है और आपके एंट्री टेस्ट पेपर में 2 मरतबा आ चुका है। फिर तीसरी मरतबा 2017 में भी यही क्वेश्चन इस तरह पूछा गया, द नर्व इंपल्स विच जंप्स फ्रॉम नोड टू नोड एंड इज कॉल्ड, कि नर्व इंपल्स जो नोड टू नोड जंप करती है। देखो ना कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, साल्टेटरी इंपल्स, शार्ट क्वेश्चन के एतबार से भी और एमसीक्यूज के एतबार से भी, कि एंट्री टेस्ट में 3 मरतबा और साहिवाल बोर्ड में 1 मरतबा। तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ आ रही है कि ये क्वेश्चन कितनी वर्थ रखता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फैसलाबाद बोर्ड 2015 में आया है। ड्यूरिंग नॉन कंडक्टिंग स्टेट, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात हो रही, कि जब वो नर्व इंपल्स को कंडक्ट नहीं कर रही, न्यूरॉन मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू इफ्लक्स ऑफ, कि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है तो अमूमन न्यूरॉन की मेम्ब्रेन किसी भी आयन के लिए परमिएबल नहीं होती सिवाय पोटाशियम के। ये देखें, द सेल मेम्ब्रेन इज वर्चुअली impermeable to all ions except potassium ion, यानी पोटाशियम आयन बाहर डिफ्यूज आउट करते रहते हैं, इफ्लक्स होता रहता है, बाकी किसी भी आयन के लिए परमिएबल नहीं होती। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हुआ? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन डीजी खां बोर्ड 2017 में आया है, कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज स्लाइटली परमिएबल टू। तो यहां पर भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन की बात हो रही है, कि जब मेम्ब्रेन नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होती है, उस वक्त उसकी परमेबिलिटी कौन से आयन के लिए होती है? तो पोटाशियम ज़हन में रख लें कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन के दौरान सिर्फ पोटाशियम के लिए परमिएबल होती है। लाहौर बोर्ड 2016 में क्वेश्चन आया, माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। डेफिनेटली नर्व इंपल्स न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स आगे मूव करती है, तो जब एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में मुंतकिल होती है तो उन दोनों के बीच एक गैप होता है। ये देखिए, ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, तो इन दोनों के बीच ये जो गैप है इसको जूम करके दिखाया गया है, और इन दोनों के बीच ये जो गैप है, दिस माइक्रोस्कोपिक गैप इज नोन एज साइनेप्स, इसको साइनेप्स बोलते हैं। ऑप्शन बी दुरुस्त हुआ। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं साइनेप्सिस और साइनेप्स में, ये ज़हन में रख लो, ये टोटली डिफरेंट चीजें हैं। साइनेप्स उस गैप का नाम है जो 2 न्यूरॉन्स के बीच है। साइनेप्सिस तो मियोसिस में होती है, जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप होते हैं, उस प्रोसेस को साइनेप्सिस बोलते हैं। तो ये 2 न्यूरॉन्स के दरमियान जो माइक्रोस्कोपिक गैप है, इसको साइनेप्स कहते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो। डीजी खां बोर्ड 2015,
In neurons, the message is transmitted across synapse in the form of chemical messenger. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी जो हमने साइनैप्स पढ़ा है, उस साइनैप्स में जो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होती है वो वैसे ही एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में जंप करके ट्रांसमिट नहीं होती। यानी ऐसा नहीं होता कि यहां से नर्व इंपल्स आए और जंप करके अगले न्यूरॉन में मुंतकिल हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इस गैप को क्रॉस नर्व इंपल्स नहीं कर सकती, यानी साइनैप्स को डायरेक्ट नर्व इंपल्स क्रॉस नहीं कर सकती। तो एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट होने के लिए कुछ केमिकल्स की जरूरत होती है। ये देखो, आपको इस बीच में कुछ केमिकल नजर आ रहे हैं। इन केमिकल्स को, इन केमिकल मैसेंजर्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स हैं जो नर्व इंपल्स को एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में मुंतकिल करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा दुरुस्त हुआ? ऑप्शन सी, न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये दोनों बातें ज़हन में रख लो कि दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो गैप है उसको साइनैप्स कहते हैं, और नर्व इंपल्स जो एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में मुंतकिल हो रही है, जो केमिकल्स उसमें इन्वॉल्व्ड है, उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। क्लियर? यही क्वेश्चन आपका एंट्री टेस्ट पेपर 2018 में आया हुआ है। इन नर्वस सिस्टम केमिकल मैसेंजर्स आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। इन्होंने सिंपली पूछा है कि नर्वस सिस्टम में जो केमिकल मैसेंजर के तौर पे काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो देख ले, मैं हर क्वेश्चन वो जिस जिस एंगल से भी आया है, मैंने कोशिश की आपको उसी तरह बताया जाए ताकि आपके हर तरह के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। एमसीक्यूज अगर आप बहुत अच्छे तरीके से क्रिटिकली कर लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करने में भी आपको आसानी हो जाती है। मैं तो कहता हूं जब आप वैसे भी पढ़ रहे हूं, एक एक लाइन में आप खुद ब खुद तलाश किया करें कि इसमें कौन कौन सा एमसीक्यू बन सकता है। इस तरीके से आपके अंदर क्रिटिकल इवैल्यूएशन और थिंकिंग डेवलप होगी। ये आपका क्वेश्चन यूएचएस 2019, यानी आपका जो एंट्री टेस्ट हुआ था उस 2019 वाला, उसमें ये क्वेश्चन आया था, एसिटाइल कोलिन एंड नॉर एड्रीनालिन आर टू टाइप्स ऑफ। डेफिनेटली आपको अच्छी तरह पता है कि ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन, नॉर एड्रीनालिन, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। उसके बाद 2019 में इसी टॉपिक में से एक और क्वेश्चन आपके एंट्री टेस्ट में आया हुआ था, इफ स्टिमुलेशन इज अबव, ये बड़ा थोड़ा सा टेक्निकल है, इंपल्स ट्रेवल्स टू द ब्रेन अलोंग द सेंसरी न्यूरॉन। अब इसमें सादा सी बात वो ये कहना चाह रहा है कि नर्व इंपल्स कब जनरेट होती है, यानी स्टिमुलेशन कितनी हो तो नर्व इंपल्स जनरेट होगी और ब्रेन की तरफ ट्रेवल करेगी। तो ये इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं, यानी स्टिमुलस इतना स्ट्रांग हो कि वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सके, तब नर्व इंपल्स जनरेट होगी और ब्रेन की तरफ ट्रेवल करेगी। तो स्टिमुलेशन थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से अबव होना चाहिए, तब नर्व इंपल्स जनरेट होती है। अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं होगा तो नर्व इंपल्स जनरेट नहीं होगी, ब्रेन की तरफ ट्रेवल नहीं करेगी। क्लियर? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अच्छे तरीके से ज़हन में रख लीजिए। तो यहां पे ये टॉपिक खत्म हुआ। उसके बाद इंशाल्लाह में ह्यूमन नर्वस सिस्टम अगली वीडियो में करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए। ये आपके एंट्री टेस्ट के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और वैसे बोर्ड के एग्जाम के हवाले से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।